सो हे गाइस, दिस इज योर बॉय वासु सहगल। और यार हमने पिछली वीडियो बनाई थी एनआईटी कैलीकट के स्टूडेंट के साथ, जो कि हमारा दोस्त तुषार, और उसने बहुत सारे डाउट्स क्लियर करे थे और वो हमने वीडियो लाइव स्ट्रीम करी थी। लेकिन कुछ एरर्स और प्रॉब्लम्स की वजह से यार वो वीडियो बंद हो गई थी बीच में। तो हमने कहा था कि यार आप सारे अपने डाउट्स लिख दो कमेंट बॉक्स में और हम इसके सारे आंसर देंगे। तो यार वो सारी जो भी डाउट्स थे आपके, हमने सारे वो इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। और आपको ये वीडियो सच्ची में बहुत अच्छी लगने वाली है। तो ये वीडियो पूरी लास्ट तक देखना, क्योंकि हो सकता है कि किसी और का जो डाउट है वो आपका भी डाउट हो बाद में आगे जाकर। तो ये वीडियो लास्ट तक देखो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि जो भी निमसेट 2020 दे रहे हो यार, उनको ये जो सारे डाउट्स हैं वो जरूर पता होने चाहिए और क्लियर होने चाहिए। तो यार हमारे साथ तुषार है। तुषार, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए यार हम पहले डाउट की तरफ चलते हैं, जो कि सुभजीत भाई की तरफ से। यार टॉप एमएनसी का जो ग्रेजुएशन मार्क्स मांगती है, सच एज अमेजोन वगैरह, वो कितने मांगती है टॉप एमएनसी मिनिमम जो भी एलिजिबिलिटी? टॉप एमएनसी ओके जो भी टॉप एमएनसी होंगे ना, जितनी भी होंगी, वो नहीं मांगेंगे कोई मार्क्स। ठीक मतलब है। तुम्हारे ग्रेजुएशन के, जो ग्रेजुएशन हो गया, 11th 12th हो गया, ठीक है, सारे सारे ग्रेजुएशन के मांग लेंगे, बट 10th 12th के नहीं मांगते तुम्हारे। ठीक है, क्योंकि वो मार्क्स सिर्फ उनके लिए मैटर नहीं करते। जो भी जितनी अच्छी कंपनी होगी वो मोस्टली विदाउट क्राइटेरिया आती है, और तुम्हारे प्रीवियस मार्क्स तो नहीं मांगती है वो। तो वो इतना मैटर नहीं करते तुम्हारे प्रीवियस मार्क्स, टॉप एमएनसी नहीं मांगेंगे। ठीक है। तो यार आई होप आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम अमन का एक क्वेश्चन है यार, कि स्पोर्ट्स वगैरह के बारे में बताओ एनआईटी में, रैगिंग कैसी होती है और अदर एक्टिविटीज क्या क्या होती है एनआईटी में। तो थोड़ा सा इसके ऊपर हिंट। ओके, तो स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स के लिए वहाँ पे तुम्हारे पास सब अवेलेबल है, सब तरह के। पहली बात तो ग्राउंड अवेलेबल है, तुम्हारा बास्केटबॉल ग्राउंड हो गया, क्रिकेट हो गया, या फिर वॉलीबॉल हो गया। तुम्हें जो भी खेलना है तुम इजीली खेल सकते हो। और तुम जब स्टार्टिंग में एनआईटी जाओगे तो वहाँ पे ट्रायल्स वगैरह होते हैं, तो तुम उसके थ्रू इंटर एनआईटी टीम, मतलब इंटर एनआईटी मैचेस खेल सकते हो। बेसिकली अपनी एनआईटी को रिप्रेजेंट कर सकते हो स्पोर्ट्स में। ठीक है, तो वो हो सकते हैं। और बाकी इंटर डिपार्टमेंट मैचेस वगैरह होते हैं, स्पोर्ट्स फेस्टिवल होता है, जहाँ पे तुम अलग अलग जितने भी जिसमें तुम इंटरेस्टेड हो ठीक है। उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो तुम। और ठीक है। बीच बीच में तो क्या होता है, जैसे बीटेक वाले या कोई मिलके थोड़े बहुत छोटे मोटे कॉम्पिटिशन रख देते हैं, क्रिकेट के, फुटबॉल वगैरह के, ये सब होते रहते हैं। मतलब जैसे क्रिकेट का फॉर एग्जाम्पल नैनो कप होता है एक, ठीक है, 15 ओवर का या उससे कम ओवर्स का, तो फिर वो होते रहते हैं। ऐसे बीच बीच में तो काफी होते रहते हैं सेमेस्टर के बीच में। और तुम्हें बाकी स्पोर्ट्स खेलना है तुम किसी भी टाइम खेल सकते हो। रात को जो भी बास्केटबॉल ग्राउंड है वहाँ पे लाइट्स वगैरह लगी हुई है, वॉलीबॉल कोर्ट है वहाँ पे लाइट्स वगैरह लगी हुई है। ठीक है, तो तुम रात को खेलो 1 2 3 बजे जितने मर्जी। ठीक है, तो स्पोर्ट्स का तो कोई दिक्कत नहीं है, स्पोर्ट्स सब अवेलेबल है तुम्हारे लिए वहाँ पे। ठीक है। और मैचेस वगैरह भी होते रहते हैं वहाँ पे। ठीक है, और रैगिंग की बात करें तो रैगिंग का कोई सीन नहीं है, ऐसा रैगिंग नहीं होती। वो पहले हुआ करती थी रैगिंग किसी जमाने में, अब तो कहाँ रैगिंग वैगिंग होती है, क्योंकि एक तो अब लॉज बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं रैगिंग के ऊपर। और ज्यादातर सब अपनी पढ़ाई वढ़ाई पे फोकस रहते हैं, तो कोई रैगिंग वैगिंग कोई इशू नहीं है वहाँ। ठीक है। तो यार और अगला अगर क्वेश्चन। अदर हाँ। एक्टिविटीज की बात करें तो अदर एक्टिविटीज भी काफी होती रहती है। जैसे फेस्ट वगैरह होता है, तुम फेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हो एज अ ऑर्गेनाइजर भी। मतलब अलग अलग फेस्ट में अलग अलग ऑर्गेनाइजिंग टीम्स होती हैं, जो कुछ संभाल रही होते हैं, कोई कुछ हैंडल कर रहा होता है। ठीक है, इतना बड़ा फेस्ट होता है, तुम वहाँ पे एज अ पार्टिसिपेंट भी जा सकते हो। ठीक है, जो भी कॉम्पिटिशन वगैरह होते हैं, और एज अ ऑर्गेनाइजर भी जा सकते हो। ठीक है, प्लस हमारे में एक स्टूडेंट अफेयर काउंसिल है, जो कि बेसिकली सारे स्टूडेंट के इश्यूज को कॉलेज के हायर अथॉरिटी तक पहुंचाती है और फिर सॉल्व होते हैं इश्यूज। तुम उसमें उसमें जा सकते हो एज अ मेंबर। ठीक है। ठीक है, उसमें जा सकते हो। तो ऐसे एक्टिविटीज काफी होती रहती हैं, बस बट मोस्टली जो बच्चे करते हैं वो स्पोर्ट्स में एक तो रहते हैं ज्यादातर, और अपना जो पढ़ाई वढ़ाई है उसमें रहते हैं, या फिर जो कोडिंग के क्लब्स वगैरह है उसमें रहते हैं। ऐसा ठीक है। सीन होता है। तो यार अगला क्वेश्चन है यार अपूर्व की तरफ से, कि भैया मैंने बीकॉम किया है, मेरे लिए एमसीए का क्या ऑप्शन है? बीकॉम वाले आ सकते हैं एमसीए में? हाँ, बीकॉम वाले आ सकते हैं एमसीए में। मेरे बैच में भी कुछ लोग हैं जो कॉमर्स से हैं, कॉमर्स स्ट्रीम से, तो फिर बीकॉम वाले भी कोई दिक्कत नहीं है, बीकॉम वाले आराम से आ सकते हैं। तो मैथ्स तो होती है उनके पास। और बाकी तुम अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कर रहे हो तो फिर आ सकती है, मतलब 65% से ऊपर। ठीक है यार, आपको बहुत अच्छे से यार तुषार ने बता दिया कि बीकॉम वाले भी एलिजिबल हैं। उसके बाद यार कुमार का क्वेश्चन है, कुमार गौरव का, कि जेएमए इंस्टीट्यूट कैसा है, क्या मैं वहां जा सकता हूँ, अच्छा रहेगा या नहीं? क्योंकि जितेंद्र मिश्रा यार बहुत अच्छी एकेडमी है और हम सारे जानते हैं कि बहुत सही एकेडमी है। तो आपको उसके बारे में कुछ हिंट है? जेएमए की बात करें तो अगर तुम्हें कोचिंग ज्वाइन करनी है तो तुम जा सकते हो। ठीक है, बट जो मेन वहाँ की जो एडवांटेज है, जो मेन वहाँ का अच्छा पॉइंट है, वो ये है कि वहाँ पर कंसिस्टेंसी है।
वहां पे बच्चे पढ़ते रहते हैं और डेली पढ़ते हैं, और डेली भी बहुत बहुत देर तक पढ़ते हैं। ठीक है, कोई कोई तो 12-12 घंटे भी पढ़ते हैं। तो बेसिकली उनकी कंसिस्टेंसी है, मटेरियल तो है ही उनके पास, और जो डेली पढ़ते हैं ना वो मैटर करती है। अगर वही चीज तुम घर पे कर सकते हो, मतलब विदाउट कोचिंग अगर तुम सेम चीज कर सकते हो, इतना पढ़ सकते हो, डेली टाइम दे सकते हो, ठीक है, और मेहनत कर सकते हो उतनी, तो एज इन तुम्हें कोचिंग कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, बट अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें थोड़ा प्रेशर चाहिए ऊपर से तभी तुम पढ़ोगे, तो फिर तुम जा सकते हो जेएम में, या कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो, ऐसी कोई बात। ऐसे कुछ नहीं है। तो मेन कंसिस्टेंसी और मटेरियल ही जो तुम्हारा है वही मैटर करता है। तो यार बिल्कुल सही बोला तुषार ने यार। अगला क्वेश्चन है हमारा हिमालय दास का कि डज 12% मैटर इन एनआईटी प्लेसमेंट। मेरी 50% है, क्या मैं जा सकता हूँ प्लेसमेंट में? कुछ आइडिया इसके बारे में? ओके, सो जो तुम्हारी परसेंटेज है 12% जैसे बोला, तो वो कुछ मैटर नहीं करेगी। ठीक है, एक तो कंपनीज वाले कुछ ही बहुत कम कंपनीज ऐसी होती है जो तुम्हारा 10th और 12th की परसेंटेज मांगती है। जैसे एग्जांपल लास्ट ईयर हमारे में इंटर्न के लिए सैप लैब आई थी, तो सैप लैब ने रखा था क्राइटेरिया कि 10th में भी 60% अबव होने चाहिए और 12th में भी 60 या 70 कुछ था। ठीक है, और ऐसे सारे थे, मतलब ग्रेजुएशन, और तो उसमें जिन बच्चों के ऑब्वियसली नहीं थे 60% से अबव, वो नहीं बैठ पाए थे कंपनी में। बट ऐसी बहुत कम कंपनीज होती हैं जो ऐसा क्राइटेरिया रखती है, बहुत ही कम होंगी, और जितनी ज्यादा अच्छी कंपनी होगी वो मोस्टली नो क्राइटेरिया रखती है। तुम्हारे 10th या 12th के ग्रेजुएशन के मार्क्स से उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, तो फिर वो चीज तुम्हें एज इन ऐसा नहीं होगा कि उस चीज की वजह से तुम प्लेसमेंट नहीं ले पाओगे या तुम्हारी कंपनी कोई अच्छी कंपनी तुम्हारी रह जाएगी। इनफैक्ट हमारे बैच से अभी रिसेंटली एक प्लेसमेंट हो चुका है। प्लेसमेंट क्या मतलब, पहले उसका इंटर्न लगा था, नाउ उसको पीपीओ मिला है, तो फिर प्लेसमेंट हो ही गया उसका। ठीक है, और उसका 60% से कम था 10th में, तो उसका हो गया उसके हार्ड वर्क की वजह से। तो फिर वो तुम्हारा कुछ मैटर नहीं करेगी। ठीक है, तो यार आपकी जो हार्ड वर्क है वही मैटर करती है, आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएट है। बाकी परसेंटेज वगैरह तो कुछ कंपनीज मांगती है, बाकी सब में इतना क्राइटेरिया नहीं होता। तो अगला क्वेश्चन है यार संजना की तरफ से, क्या आप गॉट सिलेक्टेड इन गुड कॉलेज ऑफ IGDTU? यार सबको पता है, इंदिरा गांधी वाला। और सो शुड आई प्रिपेयर फॉर निमसेट, या फिर मेरे को IGDTU चले आना चाहिए? क्योंकि यार IGDTU अभी ले रही है एडमिशन के लिए, और उसके बाद क्या है कि आपकी फीस रिफंड नहीं होगी, और आप निमसेट तो अभी हुआ नहीं है, तो क्या करना चाहिए? मेरे अकॉर्डिंग अगर तुम्हें कॉन्फिडेंस है कि तुम निमसेट क्रैक कर सकते हो, तो तुम्हें ऑब्वियसली निमसेट के लिए जाना चाहिए। ठीक है, नो डाउट IGDTU भी अच्छा कॉलेज है, बट जितना हमने सुना है वो बीटेक वालों के लिए ज्यादा अच्छा है, बीटेक से ज्यादा अच्छा प्लेसमेंट होते हैं, एमसीए से भी होते हैं, बट ऑब्वियसली निमसेट और एनआईटी का थोड़ा अलग लेवल पहुंच जाएगा अगर तुम वो क्रैक करोगे। तो तुम्हें लगता है कि तुम अगर निमसेट क्रैक कर सकते हो, तो ऑब्वियसली नो डाउट उसके लिए फर्स्ट जाओ, वही फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगर तुम्हें ऐसा थोड़ा डाउट है कि नहीं कर पाओगे, तो फिर तुम IGDTU में भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यार बहुत अच्छी एडवाइस दी तुषार ने। उसके बाद यार मुकुल का क्वेश्चन है कि यार हेलो सर, आई एम मुकुल, आई ग्रेजुएटेड फ्रॉम BSc फिजिक्स ऑनर्स, 67% है उसमें, और 2 मैथ्स के पेपर है उनके पास इंक्लूडेड इन माय ग्रेजुएशन सिलेबस। तो यार वो फिजिक्स वाला बच्चा आ सकता है 2021 के निमसेट के पेपर के लिए एलिजिबल है? कुछ बताओ। हाँ, अभी 2021 के लिए नहीं बोल सकते, अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज हो या ना हो, क्योंकि बिकॉज 2 ईयर का हो गया है। ठीक है, बट अभी तक के लिए तो एलिजिबल है, क्योंकि मेरे खुद के बैच में फिजिक्स का स्टूडेंट है। ओके, सो एज इन कोई उसमें कोई वो दिक्कत नहीं है कि तुम फिजिक्स के हो तो तुम एलिजिबल नहीं हो, अभी के लिए तुम एलिजिबल हो, और इन फ्यूचर भी जहां तक मुझे लगता है तुम एलिजिबल रहोगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अपीयर हो सकते हो एग्जाम के लिए। सही है। और उसके बाद यार हेरन शर्मा का क्वेश्चन है कि बुक्स फॉर निमसेट। वैसे मैं बुक्स बता चुका हूँ निमसेट की कौन सी है, उसका जो भी आप मेरे चैनल पे जा सकते हो, देख सकते हो, लेकिन फिर भी तुषार आप बताओ यार कौन सी बुक्स चाहिए निमसेट के लिए? ओके, बुक्स की बात करें तो जैसे जब मैं NIT गया था, तो फिर मैंने जो भी मेरे से अच्छे रैंक होल्डर्स थे, मैंने उनसे थोड़ा पूछा था कि उन्होंने कहाँ से पढ़ा था, कौन सी बुक रेफर करी थी। तो जितना मुझे पता चला, अलग अलग कोचिंग से बेसिकली सारे, तो मैंने सबसे पूछा था। तो जितना मुझे कॉमन आंसर मिला और जो अच्छा आंसर मिला वो ये था, अगर तुम्हें मैथ्स पढ़नी है तो फर्स्ट तुम 11th 12th की RD शर्मा सॉल्व करो, देन उसके बाद तुम RD शर्मा जो ऑब्जेक्टिव आती है मैथ्स की वो सॉल्व करो। ठीक है, अगर उसके बाद भी तुम्हारे पास टाइम बचता है कि तुम्हें अभी भी मतलब तुम्हें चाहिए मटेरियल या कुछ सॉल्व करना है, तो तुम सेल्फ स्कोरर करके बुक आती है, सेल्फ स्कोरर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, ये तो हो गया तुम्हारा मैथ्स का। ठीक है, देन अगर RS अग्रवाल तुम्हारी हो गई उसके लिए लॉजिकल रीजनिंग के लिए, अगर तुम्हें लॉजिकल रीजनिंग पढ़नी है तो RS अग्रवाल कर सकते हो। हमने तो खैर अपने टाइम पे अरिहंत करी थी। ठीक है, तो अरिहंत भी सही है, वैसे अरिहंत भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर मैं वैसे बात करूं जो दूसरे स्टेट से दूसरी कोचिंग में ज्यादा प्रीफर होती है वो RD शर्मा प्रीफर होती है, तो तुम वो कर सकते, वही करो।
तो यार आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कौन सी बुक से पढ़ना है और क्या क्या बुक है, अब तो बस क्लियर करने की देरी है। उसके बाद यार ईशा का क्वेश्चन है, उससे पहले सागर का क्वेश्चन है कि हे ब्रो, कैन सेल्फ स्कोरर बुक इज सफिशिएंट? कुछ आइडिया इसके बारे में? जो सेल्फ स्कोरर बुक हमने तो सॉल्व नहीं करी थी, तो ऐसे कोई आइडिया तो नहीं दे सकता मैं सेल्फ स्कोरर का, बट दूसरों से जितना सुना है यही है, सेल्फ स्कोरर तब करो जब तुम आरडी शर्मा कंप्लीट कर चुके हो और उसके बाद तुम्हें क्वेश्चंस करने हैं ज्यादा, ठीक तब है। करो सेल्फ स्कोरर। बाकी इतना कोई आइडिया नहीं है सेल्फ स्कोरर इनफ होगी या नहीं होगी ये हम नहीं कह सकते, हम्म ठीक है। इनफ कि वही बुक कर लो तो इनफ है मेरे हिसाब से, तो तुम आरडी शर्मा वगैरह ही करो क्योंकि वही ज्यादा सुनने में आता है, ठीक है। उसके बाद सेल्फ स्कोरर कर लेना। ठीक है। उसके बाद यार ईशा का क्वेश्चन है कि कैन यू प्लीज टेल मी बीसीए मैथ्स इज हेल्पफुल फॉर डी और नॉट? ओके, बीसीए की मैथ्स तो थोड़ी बहुत तुम्हें डीयू में हेल्प करेगी, इतना नहीं करेगी, वो थोड़ा सिलेबस भी मैटर करता है कि तुम्हारे सिलेबस डीयू के सिलेबस से कितना मैच कर रहा है बीसीए की मैथ्स का ठीक है। और डीयू की मैथ्स का। ठीक और है। जितना ज्यादा मैच करेगा उतनी ज्यादा तुम्हें बेनिफिट होगा डीयू में, ठीक है। बट इतना वो तुम एक बार सिलेबस कंपेयर कर लेना आपस में कि कितना मैच कर रहा है, ठीक है। थोड़ी बहुत हेल्प तो होगी होगी। और ये होता है कि अगर अपन ने थोड़ा बीसीए में बैचलर्स में जो मैथ्स होती है वो पढ़ रखी होती है तो थोड़ी डीयू वाली मैथ्स पढ़ने में इजी होता है, थोड़ा कॉन्सेप्ट हमारे बने हुए होते हैं, तो ये वाला सीन होता है। तो तुम्हें हेल्प तो होगी उससे, बट कितनी हेल्प होगी वो टोटली तुम्हारे सिलेबस पे मैटर करता है। ठीक है, बिल्कुल सही कहा यार। उसके बाद ऋतिक का क्वेश्चन है कि यार एक बात बताओ कि फैकल्टी जो होती है एमसीए की, वो आपको स्टार्टअप्स अपने खोलने में स्टार्टअप्स कितनी हेल्प करती है? और कोई ऐसा एमसीए एनआईटी कैलीकट का कोई स्टूडेंट है जिसने स्टार्टअप खोला है? कोई प्रीवियस स्टार्टअप्स हैं एनआईटी के? ओके, तो स्टार्टअप्स का तो कोई नहीं है क्योंकि एक तो स्टार्टअप तो हमने भी नहीं सुना है किसी हमारे एलुमनाई वगैरह ने कोई स्टार्टअप खोला है, ठीक क्योंकि है। स्टार्टअप बंदे कम ही खोलते हैं और खोलते भी है तो थोड़ा उन्हें टाइम चाहिए होता है स्टार्टिंग में, लाइक 5-6 साल 8-9 साल थोड़ा एक्सपीरियंस लेने के लिए और थोड़ा अपना मनी करने के लिए मनी चाहिए होता है बहुत सारा, ठीक है। तो वो इकट्ठा करने के लिए तो टाइम लगता है उसमें। तो हमने तो एज इन कोई नहीं सुना है कि किसी ने स्टार्टअप खोला है, ठीक है। बट अगर कोई खोलना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम स्टार्टअप खोल सकते हो वहाँ पे, ठीक है। टीचर्स तुम्हें हेल्प करेंगे, बट टीचर्स से तुम्हें बेसिकली क्या हेल्प मिल सकती है, उन्हें तो उनसे तुम्हें गाइडेंस मिलेगी कि क्या क्या तुम्हें करना है, क्या चीजें तुम्हें नहीं करनी है। तो ये वाला सीन रहेगा। और थोड़ा एलुमनाई से हेल्प मिल जाएगी तुम्हें, एलुमनाई थोड़ा तुम्हें गाइड कर देंगे कि कैसे करना है, ठीक है। तो टीचर से तुम्हें यही हेल्प मिलेगी, टीचर सपोर्ट करेंगे तुम्हें, ठीक है। उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर तुम्हें स्टार्टअप वगैरह करना है। बाकी एनआईटी कैलिकट से तो अभी तक हमें नहीं पता किसी हमारे एलुमनाई वगैरह ने स्टार्टअप करा है। हाँ, ये होता है एनआईटी कैलिकट में, ये बोलूंगा कि हमारे सीनियर्स वगैरह हैं जिन्होंने क्या है ना, हमारे कैलिकट के आसपास जो एयरपोर्ट वगैरह है या फिर और जैसे गवर्नमेंट अथॉरिटीज है उनके लिए प्रोजेक्ट्स बनाए हैं। हमारे एक सीनियर थे, उन्होंने जो एयरपोर्ट था एयरपोर्ट के लिए सॉफ्टवेयर बनाया था, तो वो अभी भी चल रहा है वहाँ पे। बहुत बढ़िया। तो ऐसे चक्कर है। और हमारे बैच में भी ऑफर आया था स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो केरला वाला ब्रांच है, वहां से ऑफर आया था, तो उनके लिए हमें सॉफ्टवेयर बनाना था। तो तुम्हें ऐसी अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलती रहेंगी तुम्हें लाइव प्रोजेक्ट्स करने की, वो भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स करने की, मतलब जो रियल लाइफ इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, तो वो चीज काफी अच्छी होती है। यार ऐसी अपॉर्चुनिटीज आपको नॉर्मल कॉलेजेस में तो नहीं मिलती, मेरे को तो नहीं लगता, बाकी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। उसके बाद यार ऋतिक का ही क्वेश्चन है कि कैन वी हैव इनफ टाइम टू डू फ्रीलांसिंग इन एनआईटी? ओके, तो फ्रीलांसिंग वगैरह की बात करें तो फर्स्ट सेकंड ईयर में तो देखो तुम ज्यादातर फोकस होते हो अपनी, देखो तो तुम्हारी कोडिंग पे हो गया, स्टडीज पे हो गया, प्लस तुम्हारे प्रोजेक्ट्स पे हो गया, ठीक है। तो तुम बेसिकली ज्यादातर उसी पे फोकस होते हो। अगर जब तुम्हारा प्लेसमेंट हो जाए, जब थर्ड ईयर के स्टार्टिंग के बाद, थर्ड ईयर के स्टार्टिंग में प्लेसमेंट हो जाता है, तो फिर उसके बाद जो फ्री टाइम मिलता है उसमें तुम फ्रीलांसिंग वगैरह कर सकते हो। उसमें तुम्हारे पास काफी टाइम होता है फ्रीलांसिंग वगैरह करने का, और एक प्रेशर भी नहीं होता कि तुम्हें प्लेसमेंट लेना है या कुछ, क्योंकि तुम्हारा प्लेसमेंट उस टाइम तक हो जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड ईयर में तो आई थिंक तुम ज्यादातर फोकस करोगे अपनी स्टडीज, कोडिंग और प्रोजेक्ट्स पे, तो उस टाइम तो तुम्हें इतना टाइम नहीं मिलेगा फ्रीलांसिंग का। ठीक है। तो यार बाकी करने को कर सकते हैं, देख टाइम तो देख वो तो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर है, अगर बंदा टाइम मैनेजमेंट कर ले तो कर लेगा, ठीक है। तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। यार सेम क्वेश्चन था शुभम का कि पार्ट टाइम जॉब कर सकते, तो आपका भी यार इसी में ही आंसर हो गया। उसके बाद यार सीएम कैथलिक जो भी इसका यूजर नेम है, ब्रिज कोर्स क्या है बताओ भाई? ब्रिज कोर्स के बारे में अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अभी कॉलेज के थ्रू भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। अभी बस ये थोड़ी बातें चल रही है ब्रिज कोर्स के ऊपर, जब कोई पक्की इन्फॉर्मेशन आएगी तो पता चल जाएगा। अभी के लिए तो कोई ऐसी फिक्स इन्फॉर्मेशन नहीं है या कोई ऐसी अथॉरिटी से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। ठीक है यार, आपको भी बाद में पता लग जाएगा जब इन्फॉर्मेशन आएगी, नोटिफिकेशन आएगी इसी चैनल पे। उसके बाद यार अगला क्वेश्चन है प्रतीक की तरफ से कि एवरेज पैकेज कितना है एमसीए में एनआईटी में?
ओके, तो एवरेज पैकेज तुम्हारे डिपेंड करता है तुम्हारे बैच पे। ओके, बिल्कुल। जितना अच्छा बैच होगा तुम्हारा उतना अच्छा एवरेज पैकेज होगा। हमारे सीनियर्स के बैच से काफी अच्छा प्लेसमेंट हुआ था, तो हमारे सीनियर्स का बैच का तो 15 to 16 था एवरेज पैकेज। ओके, बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा पूरा बेसिकली जो बैच है वो पूरा अच्छा ना हो, मतलब कोई एक तो बंदा काफी अच्छा है कि वो 35 लाख लेके जा रहा है और एक बंदा है जो 9-10 लाख लेके जा रहा है, ठीक है, तो फिर वो एवरेज गिर जाती है। तो फिर वो तुम्हारा ओवरऑल तो बैच पे डिपेंड करेगा। बट मैं ये जरूर कहूंगा कि तुम अगर एनआईटी गए हो और तुम अपनी मेहनत कर रहे हो, ठीक है, अच्छी तरह मेहनत कर रहे हो, तो तुम्हारा कम से कम तुम्हारा तो 11 to 12 लाख तो लग ही जाता है तुम्हारा आराम से, अगर तुम हार्ड वर्क करोगे तो। ठीक है यार, तो आपको पता लग गया होगा कि आपके खुद के हार्डवर्क के ऊपर है सब कुछ। तो अगला क्वेश्चन यार मैं स्वप्निल की तरफ से ही पूछूंगा कि एक्चुअली एनआईटी की पर ईयर फीस कितनी है विद हॉस्टल, और अगर मैं फाइनेंशियली वीक हूँ स्टूडेंट, तो क्या वो मेरे लिए कम करेंगे या फिर क्या क्या होता है उसके बाद, आप बताओ। ओके, सो एनआईटी की अगर पर ईयर फीस की बात करें तो 1.4 लाख और 1.5 लाख के आसपास पहुंच जाती है, ठीक है, उसके अराउंड ही रहती है तुम्हारी फीस। और अगर तुम जैसे फाइनेंशियली वीक हो तो तुम्हें एज एन एनआईटी से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगा, तुम्हें लोन फैसिलिटीज इजीली अवेलेबल है, उसमें तुम्हें कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी लोन वगैरह में, ठीक है। और एज इन तुम्हें वहां से कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा कि एनआईटी तुम्हें फाइनेंशियली कुछ सपोर्ट करेगा। स्कॉलरशिप्स वगैरह होती हैं थोड़ी बहुत, बट वो इतनी बेनिफिशियल नहीं होती। तुम्हें 9-10 हजार रुपए मिल जाते हैं, स्कॉलरशिप्स आ जाते हैं, वो भी इतने सारे बच्चे भरते हैं उसमें से भी बहुत कम बच्चों को मिलती है, तो फिर उससे इतना बेनिफिट नहीं होगा। यूपी वगैरह के थ्रू, जैसे यूपी है, यूपी में स्टेट स्कॉलरशिप मिल जाती है स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू, तो फिर उनसे कुछ बेनिफिट हो जाता है, बट इतना बेनिफिट नहीं होगा। और तुम्हें एनआईटी के थ्रू तो कोई तुम्हें ऐसा फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगा, लोन इजीली मिल जाएगा, लोन की फैसिलिटीज अवेलेबल है इजीली। ठीक है यार, आपको पता लग गया होगा कि आप लोन ले सकते हो, उसके पीछे आप एनआईटी मत छोड़ो, क्योंकि अगर आपका पैकेज लग जाता है तो एक साल में ही आप सब कुछ रिकवर कर दोगे और कुछ लोन जैसी चीज बचेगी नहीं। अगला क्वेश्चन यार सत्यम का है कि निमसेट के लिए बीसीए की मैथ्स इंपॉर्टेंट है, बताओ। निमसेट के लिए बीसीए की मैथ्स तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी, क्योंकि मोस्टली सिलेबस 11th-12th की मैथ्स का ही होता है, बिल्कुल उसी से जो ही हो भी है। जाएगा सब बीसीए कवर। की मैथ्स, तो जो बीसीए में मैथ्स पढ़ते हैं वो थोड़ा अलग होता है, डीयू में थोड़ी हेल्पफुल हो सकती है वो, बट तुम्हारी निमसेट के लिए इतनी निमसेट कोई में यूजफुल नहीं है। निमसेट के लिए इतनी कोई यूजफुल नहीं आएगी, बिल्कुल यार, आपको बाकी पता थोड़ा लग गया सिलेबस ही होगा। मैटर करता है। तो यार इसका आंसर भी मिल गया आपको। अगला क्वेश्चन है शाइन की तरफ से कि यार 2 साल का अगर एमसीए हो गया, मान लो अभी हो जाता है, ठीक है, हो चुका ही है वैसे, हो गया, तो उससे एनआईटी के पैकेज गिरेंगे। ओके, सो 2 साल का कोर्स होने से तुम्हारे पैकेजेस कभी नहीं गिरेंगे, क्योंकि जो तुम्हारी कंपनी तुम्हारी अभी भी जो 15 लाख या 20 लाख या 30 लाख पे आ रही है, वो उस टाइम भी इतने भी आएगी, बस तुम्हारा हार्डवर्क बढ़ जाएगा, तुम्हें हार्डवर्क ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। जो बच्चे अभी मेहनत 3 साल में करते हैं, तुम्हें वो 2 साल में करनी पड़ेगी, बिल्कुल। थोड़ा बस ये हो जाएगा, बट तुम्हारे पैकेजेस में कुछ चेंज नहीं आएगा, पैकेजेस उतने ही रहेंगे। ठीक है, तो यार इस तरीके की कुछ नहीं, आप ये बात करोगे यार सेल्फ डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं। पैकेजेस से पहले सेल्फ डेवलपमेंट आती है। उसके बाद यार क्वेश्चन में आनंद पूछ रहा है कि लाइफ आफ्टर एमसीए, यार अभी तो एमसीए में कैसे बताएगा। अभी तो यार हम तो एमसीए में है, तो अभी लाइफ आफ्टर एमसीए हम क्या ही बताएंगे अभी, बट अगर अपने सीनियर्स वगैरह को देख के बताऊं तो सारे के सारे बिजी रहते हैं अब तो ज्यादा, क्योंकि जब जॉब वगैरह लग गई है तो फिर जॉब वगैरह में बिजी रहते हैं। और जैसे जो हमारे भी फ्रेंड्स वगैरह बनते हैं तो इनसे भी ज्यादा मिल नहीं पाते हैं। अगर सेम स्टेट में हो, सेम स्टेट में जॉब लगी है तुम्हारी बैंगलोर वगैरह, मतलब एक ही स्टेट में, तो मिल पाओगे, ठीक है। तो लाइफ आफ्टर एमसीए तो तुम्हारा बस काम काम और काम ही है। काम अभी रहेगा, तो जो मैं देख रहा हूँ बस काम है, थोड़ा अपना पैसे वैसा कमाओगे, वो उड़ाओगे पैसा अपना, और बिल्कुल बस यार। यही है। तो यार ईशा का अगला क्वेश्चन है कि हाउ मच परसेंटेज ऑफ गेटिंग प्लेसमेंट एट एनआईटीज, बताओ कितनी परसेंटेज लाऊं मैं ग्रेजुएशन में जो एनआईटी में प्लेसमेंट मिल जाएगी। ग्रेजुएशन में या फिर एमसीए में आके पोस्ट एमसीए में, ग्रेजुएशन में? एमसीए में। ओके, एमसीए में तुम्हें अगर अच्छी कंपनी चाहिए, पहली बात तो जितनी अच्छी कंपनी होती है मैंने पहले ही बताया, वो तुम्हारा इतना ज्यादा परसेंटेज नहीं मांगती, ठीक है। बट ओवरऑल देखा जाए कि तुम मोस्टली कंपनी में बैठ जाओ, मतलब 90% कंपनीज में, तो तुम 7 to 8 से ऊपर ही रखना, मतलब 7.5 से ऊपर रखना। ठीक है। 7.5 से ऊपर रखोगे तो 80% कंपनी से ऊपर में बैठ जाओगे, और 8 से ऊपर रखोगे तो 90% से ऊपर कंपनी में बैठोगे। अगर 8 सीजीपीए से ऊपर रखोगे, ठीक है, 8.5 से ऊपर रखोगे तो 8.5 से ऊपर तो 100% ही बैठोगे कंपनी में। 8.5 तो है लास्ट है, मतलब 8.5 से ऊपर कोई नहीं जाती कंपनी ऐसी, ठीक है। तो
ओवरऑल तुम्हारे तो ये कहूंगा तुम 7.5 से ऊपर रखो तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है यार, अगला क्वेश्चन है हमारा प्रवीण की तरफ से कि एमसीए वर्सेस एमएस इन कंप्यूटर साइंस। एमएस बाहर से होती है, एमसीए यहाँ से होती है, बताओ। भाई देखो, मेरे हिसाब से तो एमसीए ही करो, क्योंकि अब एमसीए एक तो 2 साल का भी हो गया है, तो उसका एक बेनिफिट हो गया कि तुम्हारा जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, और एमसीए के पैकेजेस बहुत अच्छे जा रहे हैं। ठीक है, हर कॉलेज के अच्छे जाते हैं पैकेजेस, तो तुम्हें वही पैकेज यहाँ से मिल जाएगा और तुम्हारी उसी टाइम में कंप्लीट हो रही है 2 साल में। तो मेरे हिसाब से तो तुम एमसीए करो। बाकी एमएस का मैं इतना कह नहीं सकता, मुझे एमएस का इतना पता नहीं है, नॉलेज नहीं है एमएस की। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग तो अभी एमसीए पे ही जाओ, एक प्रोफेशनल कोर्स भी हो जाएगा तुम्हारा। ठीक है, तो यार अगला क्वेश्चन है हमारा प्रिंस की तरफ से कि ऑनलाइन निमसेट क्लासेस अगर आप कोई सजेस्ट कर रहे हो तो बताओ। ऑनलाइन निमसेट क्लासेस, ओके। ऑनलाइन निमसेट क्लासेस तो हमने खुद नहीं करी है। देखो, तो हम अगर बताएंगे तो कोई फायदा नहीं है कि हम अपने एक्सपीरियंस को बताते हैं कोई चीज, तो वो ज्यादा बेनिफिशियल होती है। अब मेरे को कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है कि ऑनलाइन क्लासेस में का निमसेट का, तो मैं इसका कुछ बता नहीं सकता कि ऑनलाइन क्लासेस कौन सी अच्छी है। थोड़ा ये थोड़ा अपने मतलब जो ऑनलाइन फेसबुक के ग्रुप्स वगैरह हैं निमसेट के, उसमें काफी बच्चे हैं जो निमसेट के लिए प्रिपेयर करते हैं और डिफरेंट स्टेट से। ठीक है, तो तुम उनसे आइडिया ले सकते हो कि किसका ज्यादा अच्छा है, किसका ज्यादा अच्छा नहीं है। ठीक है, एज एन हमें तो इतनी नॉलेज नहीं है कि ऑनलाइन कौन सा अच्छा रहेगा। ठीक है, और ऑनलाइन से अच्छा तो मेरे हिसाब से तो ऑनलाइन कोचिंग ना लेके तुम मेहनत ही कर लो, मतलब खुद ही मेहनत कर लो। ठीक है, मटेरियल तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, मटेरियल तुम्हारे पास है, बुक्स हमने बता दिया कि तुम्हें कौन सी बुक से प्रिपेयर करना है। तो ऑनलाइन कोचिंग इतनी आई थिंक इतनी ज्यादा इम्पैक्टफुल तो नहीं होगी। तो इससे अच्छा तुम जो तुम्हारा मटेरियल है उसको पढ़ो अच्छी तरह और कंसिस्टेंट रहो और तुम्हारा ऐसे निकल जाएगा, मतलब क्रैक कर लोगे एनआईटी। ठीक है, तो यार अगला क्वेश्चन है हमारा प्रत्युष की तरफ से कि निमसेट की एग्जाम कब होगी, कुछ आइडिया है? अभी तो भाई एक्सटेंड हो जा रही है, आइडिया बस क्या ही बताएं इसके बारे में, तो कि कब होगी एग्जाम, क्योंकि अभी केसेस बढ़ रहे हैं, किसी स्टेट्स में बहुत ज्यादा ही बढ़ रहे हैं, तो अभी कुछ कह नहीं सकते। अभी तो कोई आइडिया नहीं है कब होगी निमसेट की एग्जाम। सितंबर में हो जानी चाहिए, अभी तो सितंबर तक तो हो जानी चाहिए यार। अभी तो मेंस वगैरह का ही नहीं पता, मेंस वगैरह कब होगा, आगे मेंस की डेट। नहीं यार, मेरे को आइडिया नहीं है इसका, तो मेरे हिसाब से नहीं है ये अभी। जो भी आती है यार पोस्टपोन हो जाती है, क्योंकि कुछ स्टेट्स में बढ़ जाता है, लॉकडाउन भी अभी तो यूपी में कहीं वही तो अभी कुछ कह नहीं सकते इसका तो। बिल्कुल यार, तो अभी तक कुछ नहीं है, लेकिन सितंबर स्टार्ट या अगस्त एंड तक मान के चलो, तब तक आपको पूरा प्रिपेयर करना है लास्ट तक। तो अगला क्वेश्चन है यार आयुष्मान की तरफ से कि डीयू एमसी एंट्रेंस क्या बुक ओरिएंटेड है? ओके, डीयू एमसी एंट्रेंस बुक ओरिएंटेड नहीं है, कोई पर्टिकुलर बुक तो मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि इसके अलग अलग सोर्सेज है। कंसेप्चुअल है और अलग अलग सोर्सेज है जो तुम्हें प्रिपेयर करना है। इसका सिलेबस भी काफी बड़ा रहता है डीयू का, तो तूने तो इस पे वीडियो बना रखी है डीयू के लिए कैसे प्रिपेयर करें। आपको देखनी हो तो देख लेना, सारी है चैनल पे, और किस तरीके से है, बुक्स कौन सी है, और पेपर एनालिसिस भी कर रखा है, वो पूरी देख लेना। प्रीवियस ईयर ज्यादा सॉल्व करो, यही है कि प्रीवियस ईयर सॉल्व करो ज्यादा, प्रीवियस ईयर एनालाइज। गए सिग्नल गए। तो यार हमारा अगला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, शायन पूछ रहे हैं कि कोई बढ़िया कोचिंग एमसीए के लिए बताओ यार, इतनी बढ़िया कोचिंग है, बताओ कोई एमसीए के लिए। भाई हर स्टेट के अलग कोचिंग है, ठीक है, और हम तो इतनी बार ये बात कर रहे हैं मोस्टली तो कि कोचिंग रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब बेसिकली कोचिंग तो तुम मटेरियल करो और खुद से पढ़ो, सेल्फ स्टडी करो, वो ज्यादा मैटर करता है। कोचिंग तो तुम कोई भी ज्वाइन कर लो, मेरे अकॉर्डिंग तो कोचिंग सारी सेम है, एज इन कोचिंग कोई इंपॉर्टेंट नहीं होती। कोचिंग में मैटर ये करता है, एज ए टीचर तो देख सारे अच्छे ही पढ़ाएंगे जो भी कोचिंग है, ऑब्वियसली मैटर करते है तुम्हारी मेहनत, तुम कितना उससे ग्रैब कर पा रहे हो चीजें, तो तुम्हारी मेहनत पे डिपेंड करता है। ठीक है, कोचिंग कोई पर्टिकुलर इतनी अच्छी है ऐसे नहीं बोल सकते, कोई इतनी अच्छी है कोई इतनी खराब है। कोचिंग आपको मटेरियल तुम्हें हर जगह मिलेगा, प्रोवाइड करती है, अगर आप ध्यान से देखो तो कंसिस्टेंसी, और दूसरा एक तो होता है कंपटीशन की सेंस आप में बढ़ा देती है कि कंपटीशन करना है, और तीसरा मटेरियल। यही 3 चीजें प्रोवाइड करती है, ये आप खुद से अगर कर लोगे तो आपको कोचिंग की जरूरत नहीं है, और अगर नहीं कर पाओगे तो कोचिंग की जरूरत है। तो यार अगला क्वेश्चन है राधिका की तरफ से कि ग्रेजुएशन में कौन से साल से प्रिपरेशन करनी शुरू करूं, और समझ लो कि 1 साल पहले कर ली सेकेंड ईयर से, तो थर्ड ईयर में कोचिंग ज्वाइन कर लूं तो कोई फायदा है? अरे कोचिंग का तो हम इतनी बार बता चुके हैं, और ठीक है, और अगर तुम ऑलरेडी सेकंड ईयर से प्रिपेयर कर रहे हो तो लास्ट ईयर में तो तुम्हें कोचिंग की बिल्कुल ही रिक्वायरमेंट नहीं है, तुम्हारे जो सारे कॉन्सेप्ट तो ऑलरेडी क्लियर होंगे। ठीक है, तो अगर तुम सेकंड ईयर से कर रहे हो तो थर्ड ईयर में मत ही करो कोचिंग, तुम्हें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है।
बट अगर तुम थर्ड ईयर में हो और वहीं से स्टार्ट कर रहे हो प्रिपेयर करना थर्ड ईयर से, तो तुम कोचिंग ले लो, ठीक है, क्योंकि वहां से तुम्हें गाइडेंस मिलती रहेगी, ठीक है, और वहां पे मॉक टेस्ट वगैरह होते रहते हैं, तो उससे तुम खुद को एनालाइज वगैरह कर सकते हो, मटेरियल मिल जाएगा, थोड़ा ये हो जाएगा। तो लास्ट ईयर में हो तो ही कोचिंग जाओ, बट तुम सेकंड ईयर से प्रिपेयर कर रहे हो तब तो थर्ड ईयर में कोचिंग मत लो। बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर दिया यार। उसके बाद यार अगला क्वेश्चन ये है हमारा, शान पूछ रहा है कि यार निमसेट में 1000 में से जनरल कैंडिडेट को कितने मार्क्स लाने पड़ते हैं कि उसको ढंग का एनआईटी मिल जाए? ओके, ढंग के एनआईटी मतलब कौन सा बोलूं, टॉप 5 बोलूं? टॉप 5 जमशेदपुर, रायपुर, सब टॉप 5 अगर बोलूं तो तुम रैंक तुम लाओ टॉप 5 के लिए तो 300 के अराउंड ही लाना, 1000 में से, तभी तुम्हें टॉप 5। 1000 में से क्या रैंक ना? हाँ मतलब 1000 में से कितने मार्क्स आने चाहिए, लाइक वो होता है ना वेटेज वगैरह होती है। अच्छा मार्क्स, हाँ ठीक है मार्क्स। तो तुम्हें अगर मार्क्स बोलूं तो 400 के आसपास रखो, 400 to 500 के आसपास रखो, तो तुम्हें टॉप 5 मिल जाते हैं 400। और जितना 400 से ऊपर जाते रहोगे उतना और अच्छा कॉलेज मिलता रहेगा तुम्हें। 500 के राउंड रखोगे तब तो तुम्हें आराम से मिल जाएगा टॉप 5 में। बिल्कुल यार, आपको पता लग गया होगा यार किस तरीके से होता है ये वैसे मार्क्स कोई लीक नहीं करता, लेकिन जो पेपर देता है उसको पता होता है, तो उससे हम एनालाइज करके बता सकते हैं एवरेज के कितने लाने होते हैं कि कौन सा टॉप 5 एनआईटी मिल जाए। अगला क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा यार, नरेश की तरफ से है, क्या जब 2 साल की एमसी हो जाएगी तो जो नॉन कोडिंग बैकग्राउंड से होगा उसको कितना प्रिपेयर होके आना पड़ेगा यहाँ पर कि वो अच्छे कॉलेज में प्लेसमेंट ले ले, अपने कोडिंग और इम्प्रूव कर ले? थोड़ा आइडिया इसके ऊपर। तो अगर जैसे 2 साल का हो गया एमसीए, तो अगर कोडिंग के लिए प्रिपेयर होने की बात है तो मैं ये कहूंगा कि कोडिंग जितना ज्यादा तुम पहले से प्रिपेयर होगे उतना बेनिफिट होगा तुम्हें वहां जाके, ठीक है। तो अगर मैं ऐसा भी नहीं कह सकता तुम्हें बिल्कुल नहीं आती तो वहां जाके कुछ नहीं कर पाओगे, या तुम्हें बहुत ज्यादा आती है तो भी कुछ कर लोगे, क्योंकि जिनको नहीं आती ना वो भी वहां जाके इतनी मेहनत कर लेते हैं कि एक साल में वो इतना कर लेते हैं ना कि जो पहले से जिनको कोडिंग आती है उनसे अच्छा कर लेते हैं, ठीक है। बट क्या होता है ना, अब जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कभी कभी क्या होता है कि जो नॉन कोडिंग बैकग्राउंड वाले होते हैं ना, दिक्कत क्या आती है कि वो पहले एनआईटी में गए, एनआईटी में जाके बहुत सारे ऐसे बच्चों के जो कोडिंग बैकग्राउंड से आएंगे, और एनआईटी में जाते ही कोडिंग तुम्हारी स्टार्ट हो जाती है, मतलब जैसे जाओगे ना कोडिंग शुरू हो जाती है वहां पे, ठीक है, तो तुम डिप्रेस हो जाओगे। जो नॉन कोडिंग वाले होंगे ना दूसरों को देख के डिप्रेस हो जाते हैं कि यार वो इतनी कोडिंग कर लेता है और हमें तो अभी पल्ले ही नहीं पड़ रहा कि क्या चल रहा है, इंट फ्लोट ये क्या चल रहा है, प्रिंट एफ, ये सब, मतलब वो बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, और दूसरे जो कर रहे होते हैं ना उनको देख के डिप्रेस हो जाते हैं। बस इतना डिफरेंस आता है कि तुम दूसरों को देख के डिप्रेस हो जाते हो। बहुत सारे बच्चे तो एनआईटी छोड़ने की बात करने लगते हैं दूसरों को देख के कि यार हमसे नहीं हो पाएगा, यार वो तो इतनी ज्यादा कोडिंग कर रहा है, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो वो चीज होती है मेन। बाकी ऐसा नहीं है कि जिसको बिल्कुल जीरो कोडिंग आती है वो बिल्कुल नहीं कर पाएगा वहां जाके, ठीक है। तुम्हारी वहां मेहनत पे डिपेंड करता है, और एक साल में तुम इतनी मेहनत कर लोगे ना तो कोई तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, और पहले से प्रिपेयर कर लो तो ये थोड़ा कॉन्फिडेंट रहोगे वहां जाके, तुम डिप्रेशन नहीं होगा तुम्हें, या फिर कुछ तुम्हें दूसरों को देख के लगेगा नहीं कि यार उसको इतना आता है या मुझे नहीं आता। तो थोड़ा सा पहले से कर लोगे तो उतना बेनिफिट है, मतलब बेनिफिट तो है उसका, थोड़ा फ्लो बना रहता है और तुम और अच्छा कर लेते हो। ठीक है यार, आई होप कि यार तुषार ने आपके सारे क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आंसर करे हैं, और थैंक यू सो मच तुषार यार, आपने इतना वैल्यूएबल अपना टाइम दिया है इस वक्त। और सारी जो भी बच्चे यार ये देख रहे हैं, तो सबसे पहले तुषार को थैंक्स कि उसने सारे आपके डाउट्स क्लियर करे हैं, और आगे जाके आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है एनआईटी के लिए और क्या क्या आगे जाके आपके डाउट्स आते हैं वो सारे इस वीडियो में क्लियर हो चुके हैं। तो यार अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो जो ये पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि उनकी भी यार हेल्प हो सके, उनको भी सेम डाउट्स आएंगे। सारे जो प्रिपेयर कर रहे हैं सबके मन में एक बारी ये डाउट्स तो आते ही हैं कि नॉर्मल जनरल क्वेश्चंस के डाउट्स। तो यार आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।